हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग बात करेंगे 21 फरवरी 2023 को जो ATC की पेपर हुई थी शिफ्ट 2 में जो फिजिक्स की पेपर हुई थी उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज P if the wire is doubled in the length and its area of cross section is reduced by half, तो द न्यू रेजिस्टिविटी, तो नई रेजिस्टिविटी क्या होगा? कि कह रहा है कि वायर का लेंथ को डबल कर दिए और एरिया को हाफ कर दिए, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर जो होता है नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। तो जब शेप एंड साइज पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि सिलिकॉन एज होल कंसंट्रेशन एंड इक्वल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन एंड इक्वल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है ऑफ 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर पर क्यूब। इट इज़ गिवन दैट Ni 2012 में 22 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, 10⁻16 मीटर क्यूब। आफ्टर इंडियम इज डोप्ड द न्यू होल कंसंट्रेशन इज दिस वन। सो NH की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है कितनी? 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द डोप्ड सिलिकॉन। सो वी न्यू दैट कि होल का इंटू इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा वो Ni²। नाउ Ne जो होगा वो क्या हो जाएगा? Ni² बाई NH। सो Ni कितनी हो जाएगी? 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10⁻22। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ये होता है 5 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो द आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 ईयर्स एंड इट्स इनिशियल मास 1 ग्राम, द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद क्या स्थिति होगी? ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि 10 साल में, ठीक है, हाफ लाइफ जो है सो 10 साल, तो 10 साल में ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 साल में कितना हो जाएगा? और आधा हो जाएगा, तो ये 0.25 ग्राम बचेगा। ठीक है, 1 ग्राम है था, 10 साल में 0.5 हो गया, तो उसके हाफ टाइम बोल रहा है ना, तो फिर अगला 10 साल में जो सब्सटेंस रहेगा उसका आधा हो जाएगा, तो इस 0.25, तो आंसर ये हो गया। अब इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि T हाफ की वैल्यू, बट इतना टाइम एग्जामिनेशन में होती नहीं है, 10 ईयर्स, तो 10 इंटू इसको 365 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू फिर हम निकालेंगे, लेमडा जो होता है वो 0.693 बाई T हाफ होता है। तो जब ये 693 बाई ये पूरे 10 इंटू 365 इंटू 86400 देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 2.175 इंटू 10⁻⁻⁹ (-9). Now we knew that n is equal to n0 e⁻λt। ये फॉर्मूला आपको बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आंसर हमारा यहीं से आ गया था। नाउ n जो है वो क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स या अमाउंट, है ना, एट, ठीक है ना, एनी टाइम, और ये हो गया इनिशियल नंबर ऑफ, इनिशियल में कितना था। ठीक है, तो इनिशियल में हमें पता है 1 ग्राम था, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कीजिए 1 ग्राम और e⁻ लेमडा, तो -2.1975 इंटू 10⁻⁻⁹, और t की वैल्यू कितनी है? 20। 20 साल के बाद पूछा जा रहा है, तो 20 गुने 365 इंटू 86400,
अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ई टू द पावर माइनस 1.386 आएगा और जिसकी वैल्यू 0.25 होगी, तो 0.25 ग्राम बचेगा। तो अगर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगर ये 15 साल रहता तो आप इस टाइप से सॉल्व भी करते, अदरवाइज तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते थे कि 10 साल में कोई सब्सटेंस आधा हो जाता है, तो 1 ग्राम था तो उसका आधा हो गया 10 साल में। तो फिर अगले 10 साल में क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन बना सकते, तो आसान क्वेश्चन था। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ 8 एम्पियर, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 t। अब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी, ठीक है ना, 12th में आप जाइए, एनसीईआरटी 12th का जो फिजिक्स है चैप्टर 4 में जो मूविंग चार्जिंग है मैग्नेट्रॉन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। सो इट इज़ गिवन दैट एज आई करंट दिया है 8 एम्पियर, बी की वैल्यू दिया है 0.15 टेस्ला, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। वी न्यू दैट कि फोर्स जो होता है वो BIL साइन थीटा होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू BI साइन थीटा। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ही पूछ रहा है। सो मैग 1.5, इट्स 0.15 इंटू 8 इंटू साइन 30 विच इज़ 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 ही आएगा, ठीक है, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन टेक्स प्लस फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट, द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन लाइज इन द कौन से रीजन में। ये हम लोग जानते हैं कि 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये 1/n1² माइनस 1/n2²। नाउ ये RH की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, और ये 1 का 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 से 2 में जा रहा है माइनस 1/3²। और इसको सॉल्व करें, 1.097 इंटू 10⁻⁷, और ये 1/4 माइनस 1/9, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1.097 इंटू 10⁻⁷, ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, ये हो जाती है 5/36। तो अगर लैम्डा 1/λ की वैल्यू ये है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा इसकी वैल्यू हो जाती है 0.1524 इंटू 10⁻⁷। सो 1/λ अगर कर देंगे 1/दिस वैल्यू, सो लैम्डा आ जाएगा, तो हमारा आ रहा है 6.56 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 656 नैनोमीटर। ये नैनो इसलिए लिखे हैं कि जो हमारा विजुअल का रेंज होता है वो 380 nm से 700 nm के बीच में होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो लैम्डा होगा वो कौन सी रीजन में होगा, तो वो विजुअल में होगा, क्योंकि विजुअल की रेंज आपको याद होनी चाहिए थी, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्ट्रेट वायर कैरीज ए करेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ईस्ट ऑफ द वायर विल बी, ओके। सो नॉर्थ टू साउथ है। अब आपको इसमें ना राइट हैंड थंब रूल लगाना है, और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, सो करंट की डायरेक्शन के थ्रू अगर हम थंब को रखते हैं, ठीक है, थंब ऑफ कौन सा, राइट हैंड, अगर ऐसा रखते हैं, ठीक है, थंब ऑफ राइट हैंड करंट की डायरेक्शन रखते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ रैप्ड फिंगर्स, जो हाथ मुट्ठी बांधने टाइप का हो गया, रैप्ड फिंगर्स will give the direction of
मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो रैप फिंगर का जो होगा, अगर थंब ऑफ राइट हैंड का अगर हमें एक करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो जो रैप्ड ऑफ फिंगर्स होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ रैप्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो वो जो होगा वो अपवर्ड होगा, तो आंसर हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। आप इस पर हाथ रख के देख सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट, क्या है क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that when an electric current flows in a coil placed in magnetic field, ठीक है, a deflecting torque acts upon the coil, ठीक है, ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होगा। ये तो डायरेक्ट आपको पता होगा तभी आप बना सकते थे, ठीक है। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दैट कैन मेजर इवन अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करेंट, ठीक है ना। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करेंट को भी मेजर करता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ सर्किट विथ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ही इज टॉकिंग अबाउट द आरएलसी सर्किट, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। नाउ दिस वन इज द आरएलसी, सीरीज में है। नाउ अगर इसकी हम बात करें कि इसकी जो फेज डिफरेंस होती है वो क्या होती है, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम जो होती है वैसे होती है, ये इंडक्टर हो गया वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस का हो गया, और यहाँ जो होता है वो इसी का हो जाता है, और ये ओवरऑल जो इसकी रिजल्टेंट जो होती है वी, ठीक है। नाउ क्या पूछ रहा है कि अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर माइनस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, वी आर क्या होता है, आई आर, वी इजिकल टू आई आर होता है, इंडक्टर के थ्रू क्या हो जाएगा आई एक्सएल, और सी के थ्रू क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के थ्रू आई एक्स सी। अब अगर हम आई की बात करें तो क्या होता है, ये हमने बहुत बार की है, वी वाई इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस जेड, और जेड की वैल्यू क्या होती है आर स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है इसको, ये होगा। एंड tan फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, या एक्स एल माइनस एक्स सी बाई एक्स आर, या उसको हम आर सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, ठीक है, इफ़ एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी तो क्या होगा, इफ़ एक्सएल लेस देन एक्स सी होगा तो क्या होगा, और इफ़ एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होगा तो क्या होगा, इसी पे डिपेंड करता है। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी होगा तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी होगा तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। सो tan फाई जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल लेस देन ही होगा तो tan फाई की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी, और ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू जीरो। तो जब एक्सएल ग्रेटर देन सी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो वोल्टेज लीड्स करंट, और सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टर सर्किट, ठीक है। वोल्टेज लीड्स करंट, यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज लैग्स करंट, और ये हो जाएगा कैपेसिटिव। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ देगा एक्सएल लेस देन एक्स सी है तो क्या होगा, तब भी आप बना सकते हो। और tan फाई इज इक्वल टू जीरो होता है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट। तो ये पूछ ही रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अल्टरनेटिव वोल्टेज, सो tan फाई की वैल्यू पूछ रहे हैं तो क्या होगी रेजोनेंट सर्किट के लिए जीरो, ठीक है। तो ऐसे अगर आपसे सीधे पूछ देता एट रेजोनेंस नहीं इंडक्टिव सर्किट के लिए तो आप tan फाई ग्रेटर देन जीरो बोलते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इस इंफॉर्मेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, सो वॉल्यूम ऑफ, आपको अगर ये पता होगा तो कि ये फॉर्मी में ही होता है, ठीक है, कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है, रेडियस ऑफ
एटम जो होता है इन ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम होता है। और जो न्यूक्लियस का होता है, ये तो याद रखने की बात थी, ठीक है ना, वो होता है फर्मी में। और जो एंगस्ट्रम होता है वो 10⁻⁻10 होता है मीटर, और ये 10⁻⁻15 मीटर होता है, मतलब समथिंग इंटू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻15। तो ये पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रेडियस का क्या होगा, क्यू, ठीक है। नाउ अगर हम इसको करेंगे, ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ ये। सो हम क्या लिख सकते हैं, आर एटॉमिक, एटम का रेडियस का क्यूब बाई न्यूक्लियस का रेडियस, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, 10⁻⁻10 बाई 10⁻⁻15, तो ये हो जाएगा का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 10⁵ का क्यूब, तो 10⁻15। तो ये इन ऑर्डर ऑफ इतना पूछ रहा है, तो 10⁻15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है ना, उसके आधार पे हमने ये सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑक्सीलेट साइनसॉइडली विद अ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके। सो इट इज गिवन दैट द फ्रीक्वेंसी इज 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ एंड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इट्स अ 60 वोल्ट पर मीटर। द वेवलेंथ पूछ रहा है, तो अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो लैम्डा इज इक्वल टू C/F होता है। C की वैल्यू 3 × 10⁸ है और F की वैल्यू 2 × 10⁻10 है। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 0.015 मीटर, बट ये हमें वेवलेंथ इन सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो इट्स अ, जल्दीबाजी में आप ये गलती कर सकते थे सेंटीमीटर और मीटर में, तो ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन में हमेशा। सो 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चार्ज कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, ठीक है। तो पी टाइप में क्या होता है कि होल जो होता है, होल्स आर मेजॉरिटी, ठीक है। तो द लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन टाइप होता, ठीक है ना, तो ये एन टाइप होता। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन लार्ज होते हैं और होल्स जो होते हैं कम होते हैं। आसान क्वेश्चन था। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, T/2 T, ठीक है। नाउ अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग क्या जानते हैं कि जो I होता है वो होता है I0 sin ω t, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं I0 sin 2π/ft। वैसे अगर आपको पता होगा तो आप इसको डायरेक्ट इसके आंसर लिख सकते थे, बट आई एम जस्ट प्रूविंग दिस, sin 2πt, और फ्रिक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं 1/t, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये I इज इक्वल टू है, नाउ व्हाट इज द I एवरेज, ठीक है, I0 पीक वैल्यू है, तो ये 0 से t एवरेज वैल्यू पूछा जा रहा है, 0 से 2 में t में I0 sin 2πt/t dt कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसान है। I0 को बाहर निकाल देते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो cos 2πt/2π/t, ये इंटीग्रेशन कर दिया 0 से t में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है 0, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा। सो दिस इज द आंसर। वैसे भी आप फुल एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ फुल साइकिल 0 होता है। अगर आपको याद होता तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज्ड, इट्स मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। सो मैग्नीफाइंग और टेलीस्कोप की बात करते हैं हम लोग। मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की ये होता है -L/FO इंटू, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस टाइप की कुछ, इस पर कभी भी क्वेश्चन इस बार NCERT से बहुत ज़्यादा पूछा था। सो व्हाट इज द L? L इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। नाउ व्हाट इज D? लिस्ट डिस्टेंस। अभी मैं फॉर्मूला इतने ऐसे लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको
आगे की एग्जाम में ये काम देगा, क्लियर विजन। नाउ व्हाट इज एफ नॉट? इट्स अ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना। अब डायग्राम देखे होंगे इसका तो आपको समझ में आ जाएगा। दो ऐसा कन्वेक्स लेंस हैं, ठीक है, ये एफ ओ नॉट और ये एफ ई, ये ऑब्जेक्टिव होती है और ये आई पीस, ठीक है। तो एफ ई जो हो गया क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। नाउ अब आप सोचिए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज्ड, ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि लेंथ अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा हमारा? लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या होगा? फोकल लेंथ भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। फोकल लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, 100 वाट लाइट बल्ब, सो पावर दिया हुआ है 100 वाट, इज एबल टू कन्वर्ट 10% ऑफ इट्स पावर टू विजुअल एडिशन। 10% पावर को ये विजुअल एडिशन में कन्वर्ट करता है। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजुअल एडिशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। नाउ पावर ऑफ विजुअल एडिशन क्या होगा? पावर ऑफ विजुअल रेडिएशन क्या होगा? फिजिक्स के क्वेश्चन आसान पूछे थे, कंपैरेटिव जो 2020, 21, 22 के जो पेपर थे उससे। तो ये 100 वाट का 10%, तो ये क्या हो जाएगा? 10 वाट। तो ये तो पता चल गया कि पावर ऑफ विजुअल रेडिएशन क्या है, ये है। अब इंटेंसिटी क्या होता है? पावर बाई एरिया। तो पावर ऑफ विजुअल रेडिएशन कितना है? 10, और एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सो आर की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम वैल्यू करेंगे तो 0.796 आता है। सो वी कैन से इट्स 0.8 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप आराम से, 100 वाट बल्ब है और 10% इट्स पावर टू विजुअल रेडिएशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो विजुअल इंटेंसिटी ऑफ द विजुअल रेडिएशन पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सेम नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोन, ठीक है। आइसोटोन में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में क्या होता है? सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। और आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्लियर। तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है वो ई एन आई इंट्रिंसिक जो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, मोबिलिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो मोबिलिटी ऑफ होल कंसंट, तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन या सेमी कंडक्टर, ये दोनों के कारण होता है, सिर्फ एक के कारण नहीं होता है, क्योंकि दोनों होते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, है ना। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द सोलर सिस्टम एज ए लार्ज एटम, ठीक है। द क्वांटम नंबर n दैट कैरेक्टराइजेज अर्थ ऑर्बिट, रेडियस अर्थ की दे दी हुई है, विथ अर्थ मूविंग एट एन ऑर्बिटल स्पीड, ये दिया हुआ है। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहे हैं? क्या पूछा जा रहा है इसमें? हमारा क्वांटम नंबर पूछा जा रहा है क्या? नहीं। कंसीडर द सोलर सिस्टम एज ए लार्ज एटम, द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेज अर्थ ऑर्बिट विथ अर्थ मूविंग एट एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इतना इज, ठीक है। नाउ, ठीक है, द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज अर्थ ऑर्बिट पूछ रहा है, ठीक है। नाउ ये क्या है? अर्थ क्या रेडियस दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑर्बिटल स्पीड जो दिया है, ऑर्बिटल स्पीड क्या दिया हुआ है? आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है
6 into 10 to the power 24 kg. Now according to Bohr models, इस साल 12 से सारे क्वेश्चन पूछे थे, वैसे 11th के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड NH/2π, ठीक है. ठीक है, MVR इज इक्वल टू NH/2π. अब M कितना है मास ऑफ अर्थ, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24. V कितना है ऑर्बिटल स्पीड, 3 इंटू 10 टू द पावर 4. रेडियस क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू N की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटम नंबर N ही पूछा जा रहा है. H की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 और 2π, सबकी वैल्यू पता है. N की वैल्यू निकालनी है. आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू गेट द वैल्यू 2.56 इंटू 10 टू द पावर 74, ठीक है. MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है. ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ 100 ओम रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई द नेट पावर कंज्यूम्ड. सो R की वैल्यू कितनी है, 100 ओम है, ठीक है. V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है. और पावर क्या हो जाएगा, इट्स अ VRMS इंटू IRMS. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS, इट्स अ 220/100, ठीक है. सो 2.2 एम्पियर, ठीक है. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है. तो VRMS कितनी है 220 और IRMS कितने हो गए 2.2, तो कितनी हो जाएगी 484 वाट. कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनबाइस्ड PN जंक्शन हैज होल्स डिफ्यूजिंग फ्रॉम P रीजन टू N रीजन, ठीक है. सो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन, ये ठीक है, ये जंक्शन है, P है और N है. सो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन टेक्स प्लेस, कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो पता है. नाउ ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अनबाइस्ड PN जंक्शन हैज होल डिफ्यूजिंग फ्रॉम, तो होल्स डिफ्यूजिंग फ्रॉम P रीजन टू N रीजन. इसका मतलब क्या हो गया कि हायर कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो होल कंसंट्रेशन P रीजन में ज़्यादा है N रीजन से, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, कंसीडर गामा रेज, एक्स रेज एंड UV रेज ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम, ऑल ऑफ दीज आर ट्रेवलिंग विथ. तो इसमें क्या होता है कि इन वैक्यूम all the EM radiation travels with the same speed irrespective lambda वेवलेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगा उस पर डिपेंड, irrespective of lambda and frequency, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. सो सेम स्पीड बट डिफरेंट. 1 minute. Consider gamma rays, X rays and UV rays traveling in vacuum. All of these are traveling with same speed and of course इन सब के वेवलेंथ तो अलग हैं ही, लेकिन वेवलेंथ के अलग होने से स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया 8J. ये IJ के जो Y एक्सिस J एक्सिस वाले हैं वेक्टर में. इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. सो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स E डॉट प्रोडक्ट A. सो E हो गया 2I प्लस 3J माइनस 4K डॉट प्रोडक्ट ऑफ 8J. और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे J में मल्टीप्लाई होगा तो इट्स अ 24 वोल्ट. सो द आंसर इज दिस वन. आसान क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स, इट्स अ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? दो मिल करके तीसरा बनाते हैं, और फ्यूजन क्या होता है? एक से दो होते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज बिहेव्स लाइक। तो आप देख लो कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है, जैसे R1 R2 है, तो इसकी R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, ठीक है, ये R1 R2, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 C2 अगर है तो 1/C1 बाई 1/C2। और कैपेसिटर अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो ही सेइंग कि कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट्स मीन दिस, ये कैसा होगा? जैसा कि रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है? ठीक है, 2 पॉजिट्रॉन। ठीक है, फॉर द रिजल्टेंट न्यूक्लियस द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स, कंसिडर द इनिशियल न्यूक्लियस टू हैव एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। तो ये बोल रहा है कि ये है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है? दो चीज़ें आ रही है। ठीक है, 3 अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 अगर He4 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और रिएक्टिव इमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल एंड 2 पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो 2 पॉजिट्रॉन, 2, ये आप ऐसा मान लीजिए बीटा कुछ भी। ठीक, ना अगर आप इसको बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा कुछ बनेगा y, और ऊपर से कितनी जाएगी? a, और ये 3 4 जा 12, सो a माइनस 12, a माइनस 12 ये आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? z माइनस 6 और माइनस 2, तो z माइनस 8। अब क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन। नाउ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? a माइनस 12 माइनस z प्लस 8, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या हो गई? प्रोटॉन क्या हो गया हमारा? ये जो एटॉमिक नंबर है z माइनस 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? a माइनस जेड और 8 माइनस 12 इट्स अ माइनस 4 बाई z माइनस 8। सो दिस इज द आंसर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव क्या हो जाएगा? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल, यही होता है ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर भी है फ्रीक्वेंसी तो EMF की भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब पहले D था, अब क्या हो गया? D/2। नो कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? C एप्सिलॉन नॉट A/D। नाउ इज सेइंग कि एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C। तो हम ऐसा करते हैं कि K की वैल्यू C हो जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहती है इसके बीच में। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या होती है? K एप्सिलॉन नॉट A/D। नाउ K की वैल्यू तो 6 है, लेकिन अब ये हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा है जिसमें कि D/2 हो जाता है। तो C डैश इज इक्वल टू K की वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन नॉट A, और ये D/2, तो क्या हो जाएगा? 6 एप्सिलॉन नॉट, अब 6 नहीं लिखो, इसको क्या लिखेंगे? 12 एप्सिलॉन नॉट A/D। एंड वी नो डैट कि एप्सिलॉन नॉट A/D क्या होगा? C। तो C डैश इज इक्वल टू 12C। सो द आंसर इज, आसान था। फॉर्मूला अगर ये पता होगा आपको तो आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ मेटल विथ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द पैरामीटर डैट इज कॉन्स्टेंट। कौन से पैरामीटर?
कांस्टेंट होगा वो है। जो करंट होगी ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर कोई है, ठीक है, तो कंडक्टर है कोई मेटल का, कंडक्टर ऑफ मेटल, नॉन यूनिफॉर्म का क्रॉस सेक्शन है, तो क्या इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि जैसे कि R इज इक्वल टू रो L बाई, ठीक है, तो अब A वैरी करेगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो R भी वैरी करेगा। नाउ अब इसमें क्या होगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा तो R वैरी करेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्रॉस सेक्शन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो अब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है I बाई NE, और करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू I बाई A। तो अगर आप बात करें कि अगर एरिया चेंज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, करंट डेंसिटी भी चेंज होगा, ठीक है। तो जो सेम रहेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, उसको किसी एरिया से कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो आंसर जो होगा वो करंट होगा। वो ऐसे भी आप इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड का लेंथ है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स, ठीक है। द डायमीटर दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 0.8 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट NI बाई L। बस आपको सब पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, इट्स 80 सेंटीमीटर, तो इसको हम 0.8 मीटर लिख दें। N की वैल्यू है, ये 400 टन्स तो है लेकिन 5 लेयर है, तो टोटल कितना हो गया 2000। इसके बाद D की वैल्यू है कितनी 1.8 सेंटीमीटर, सो आई एम राइटिंग 0.018 मीटर। करंट कितनी है 8 एम्पियर है, और फॉर्मूला मैंने बता दिया है इसकी, तो इसमें वैल्यू पुट करो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। N की वैल्यू 2000 और करंट की वैल्यू 8 एम्पियर, ठीक है। अब क्या है, लेंथ कितनी है 0.8, ठीक है, तो ये हो गया 10 टाइम में, तो ये कितने हो जाएंगे, सी 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3, सो इट्स अगर इसको लगभग सॉल्व करेंगे तो 2 पाई 10 टू द पावर -2 टेस्ला इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला पता होता तो क्वेश्चन बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन बीम विथ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इंटू 10 टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन है। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 दिया है, पासिंग पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू एनी सेक्शन। द करेंट डेंसिटी, तो करेंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू I बाई। अब हमें I की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो I की वैल्यू निकालते हैं। नाउ अब I की वैल्यू नहीं पता है, तो I की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, N की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ 6 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पढ़े हैं Q इज इक्वल टू NE, तो N की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट्स 16 इंटू 6 96, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये Q की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए I, सो करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सो Q की वैल्यू कितनी हो गई 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है पर सेकेंड, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1 सेकेंड, तो ये वैल्यू हो गई 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, हमने पहले फॉर्मूला बता दिया, J इज इक्वल टू I बाई है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3, और एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि हमें क्या बताया गया है 1 mm स्क्वायर है, तो 1 इंटू 10 टू पावर -3 और इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स ये 9.6 इंटू 10 टू पावर 3 आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्योंकि हमें पूछा गया है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, इसलिए हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम
ये है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो रेडियाई ऑफ अगर n की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगी। अब इनर मोस्ट रेडियस जो है, इनर मोस्ट रेडियस R1 इज इक्वल टू क्या है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। नाउ रेडियस क्या होगा एट n इज इक्वल टू 2, तो ये होता है n² R1। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको। नाउ n² क्या हो गई 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11, तो ये वैल्यू होती है 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस सेकेंड का दूसरे का जो रेडियस होता है वो इनर मोस्ट के, ठीक है, जिसमें भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू अगर मान लेते हैं कि अगर आपको रेडियाई ऑफ इनर मोस्ट का दिया हुआ है, ठीक है, तो इनर मोस्ट का रेडियस, ठीक है, कोई भी जिसका भी रेडियस निकालना है आपको, तो वो इंटू n² जॉन जिस ऑर्बिट में है और इंटू इनर मोस्ट, ठीक है, ये रिलेशन है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, तो ये जो 2023 के जो 21 फरवरी को पेपर हुई थी 2000, ये लेटेस्ट पेपर थी, इसके हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो और शिफ्ट 1 का, ये शिफ्ट 2 का था, शिफ्ट 1 का हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं वो 2015 से स्टार्ट करें, 2015 से 2023 की पहले देखें, फिर एनसीईआरटी की स्टडी करें। ठीक है, एनसीईआरटी में 12th पे ज़्यादा फोकस करें कि 12th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं 11th के जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको भी आप पढ़ें। ठीक है, एंड फार्मूला सारे नोट डाउन करें, क्योंकि लगभग हर साल फार्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, ये सेम फार्मूला पे, तो फार्मूला सारे एक जगह नोट डाउन करें और उसको रिवाइज करें। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, और कंपैरेटिवली 2015 से लेकर के 22 तक जो पेपर थी और 2023 की जो आई थी उसमें फिजिक्स कंपैरेटिवली आसान था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।